नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, आज का जो लेक्चर है वो मौर्य साम्राज्य पे आधारित है। मौर्य साम्राज्य को हम दो वीडियो में अर्थात दो भागों में पढ़ने वाले हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। जैसे 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो अर्थात इस पार्ट में हम बौद्ध मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो जानकारी, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम कैसे पता करें, कैसे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य एक समय में स्थापित था। तो उसके जो स्रोत हैं दो प्रकार के हैं। एक है अभिलेखीय या पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय या पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम जानेंगे अशोक के शिलालेख जो हैं वो हमें पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन के स्रोत हमें देते हैं, ठीक है। दूसरा है साहित्य। साहित्य में हम इन्हीं साहित्यों को हम आज स्रोतों में इन साहित्य की चर्चा इस लेक्चर में करने वाले हैं। और जो पुरातात्विक स्रोत है इसका हम जो व्याख्या करेंगे वो सेकंड वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अशोक के साथ में एक ही जगह पे पढ़ने में हमें आसानी भी और फैक्ट जानने में भी आसानी रहेगा। तो एक एक करके हम पहले साहित्य के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे स्रोत क्या क्या है। तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, विदेशी साहित्य और तमिल साहित्य, इतने प्रकार के साहित्यों को हम यहाँ पे वर्णन कर क्या क्या जानकारी है, क्या क्या बताया गया है, जानकारी यहाँ पे जानकारी करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे ये जानेंगे, फैक्ट जानेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम मतलब थोड़ा थोड़ा में, जैसे खा खू ऐसे शब्दों में अंतर है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जानकारी के स्रोत में हम क्या जानेंगे आज इस लेक्चर में, तो साहित्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तक हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे देखिए। पहला है साहित्य। तो साहित्य में बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो हमें जानकारी मिलता है, पहला तो सिंहली श्रुति। सिंहली को ही हम आज आधुनिक में जो श्रीलंका है वो सिंहली नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसमें जो है इसके जो ग्रंथ है, श्रुति यानी कि ग्रंथ सुने हुए, यानी कि जैसे हमारे में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में ये जो सिंहली श्रुति है ये एक वेद के रूप में बौद्ध साहित्य में इनको स्थान दिया गया है। किसे? सिंहली श्रुत को। तो इसमें सिंहली श्रुत में दीपवंश और महावंश दो ऐसे ग्रंथ हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य के दो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें जानकारी देते हैं मौर्य साम्राज्य के। दिव्यावदानम में हमें जानकारी मिलता है और महाबोधिसत्व, ठीक है। इसका उल्लेख, महाबोधिसत्व का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सुत्त पिटक में देखने को मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं ग्रंथों के, त्रिपिटक में एक सुत्त पिटक है, उसका ये अंग है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैन साहित्य में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो जैन साहित्य में भद्रबाहु की क्या है? कल्पसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक पूछी जाती है एग्जाम में। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। परिशिष्ट पर्वन जो है किसका ग्रंथ है या किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। और किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं। ब्राह्मण साहित्य जैसे पुराण के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। मुद्रा राक्षस को लिखा है किसने? विशाखदत्त ने। तो मुद्रा राक्षस में भी हमें उल्लेख मिलता है मौर्य साम्राज्य का और तमिल और मौर्य के उत्पत्ति के बारे में। इसी तरीके से जो हम यहाँ पे बात किए, ये दीपवंश और महावंश, इसीलिए उसे ग्रंथ कहा जाता है। जैसे हमारे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म का जानकारी हमें मिलती है, दीपवंश और महावंश, उसमें अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और मौर्य के उत्पत्ति यानी वो किस जाति से संबंधित थे और कैसे कैसे उनका विस्तार होता है एक वंश से एक राज्य वंश स्थापित करने में। तो इन सभी का जो चर्चा किया गया है दीपवंश और महावंश
और बुद्ध के बहुत सारे उपदेशों का भी संकलन किया गया है दीपवंश महावंश में। दिव्यावदानम और बोधिसत्व, ये तो बात कर ही चुके हैं। आगे मुद्रा राक्षस और तमिल साहित्य, ये बहुत पूछता है। तमिल साहित्य में मामूलनार, क्या मामूलनार और परनार की रचनाएं, ये दो कवि हैं, मामूलनार और परनार, इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मौर्य साम्राज्य की होती है। इसे दिमाग में छापो, कॉपी में भी सब उतार लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानकारी देता है। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कौटिल्य जो है इस बुक में, अर्थशास्त्र में सिर्फ हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, बाकी और बुकों में अलग अलग चीज़ें कौटिल्य के बारे में दिया गया है। कौटिल्य ने कहीं कहीं भी ये चीज़ें नहीं लिखा है कि हम किसी के राज्य में थे। वो ये इंगित किए हैं कि अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ पे नंदवंश का राजा शासन करता है। सिर्फ इतना ही लिखा गया है अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है, इन्हीं नामों से कौटिल्य को जाना जाता था। वैसे असली जो नाम है वो मूल नाम विष्णुगुप्त था। ठीक, इस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन कि कौटिल्य का मूल रूप या मूल नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था। इस किताब में मौर्य के प्रशासन, राज्य के अंग, सामाजिक व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालती है। कौन? अर्थशास्त्र बुक। यह किताब 15 भागों में तथा 180 उपभागों या अधिकरण में है। यहाँ पे आप समझिए अधिकरण क्या है और उपभाग और भाग। जैसे हमारे संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग में सभी में अलग अलग विषय वस्तु है। किसी में राज्य है, राज्य का क्षेत्र है, दूसरे में जैसे हमारे भारतीय संविधान में दूसरे में नागरिकता है, तीसरे भाग में मूल अधिकार है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र बुक में भी 15 भाग हैं। कितना? 15 भाग हैं और 180 उपभाग हैं। उपभाग का यहाँ पे अर्थ है अध्याय। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो अध्याय अगर क्वेश्चन आए या उपभाग या अधिकरण, ये तीनों एक ही के लिए उपयोग होगा। किसके लिए? 180 के लिए, ठीक है। और भाग अगर आए तो ये या पार्ट, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पार्ट, तो 15 पार्ट हैं किसके? अर्थशास्त्र में। तो किसी पार्ट में जैसे क्या भाग का, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी भाग में मौर्य का प्रशासन दिया है, दूसरे भाग में जैसे राज्य दे दिया होगा, राज्य का अंग। तो इसी बुक में बताया गया अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ के हम नाम बता दे रहे हैं 7 अंग में, जैसे दुर्ग, अमात्य, ठीक है, मंत्री, ये सब क्या है? राज्य के अंग हैं। राज्य क्षेत्र, ये सब राज्य के अंग हैं। अब आगे बात करते हैं, ऐसे वो दिमाग में एकदम बैठा लो दोस्तों। विदेशी विवरण में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मेगास्थनीज के संबंधित से, ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका बुक से संबंधित। तो ये विदेशी विवरण हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज को विदेशी राजदूत के पद से भी अपने राज्य दरबार में सुशोभित पद दिया था, ठीक है। इसकी पुस्तक थी इंडिका। इसकी पुस्तक क्या थी? इंडिका। नाम याद कर लीजिए, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका बुक में क्या क्या विवरण दिया गया है, तो उसका हम थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति तथा और यानी कि भारत की जो भूमि की उर्वरकता था उसका विवरण देता है। कौन? इंडिका। इंडिका में दास प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, या
इंडिका में, ठीक है। या हम ये कह लें कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा, सती प्रथा और पर्दा पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था, ठीक है। किस काल में? मौर्य साम्राज्य में। तो इस प्रकार की हमें जानकारी इंडिका से मिलती है। और चोरी की घटनाएं इसने कहा है क्या? चोरी की घटनाएं बहुत कम थी। आर्ष विवाह का उल्लेख था। इसके अनुसार भारत में कभी कभी अकाल नहीं पड़ा, ठीक है। भारत में एक चींटी ऐसी थी जिसका जिसका खाल जो ऊपर से देखने में लगता था चीते के खाल की तरह दिखती थी। वो चींटी का काम क्या होता था? सोने की खदानों में उन्हें लगाया जाता था और सोने निकालने का काम करती थी ये चींटियाँ। तो ऐसा तो ये भ्रामक कहानियाँ, ऐसा लगता है कि ये भ्रामक कहानी है, क्योंकि जो मेगास्थनीज आया था वो पाटलिपुत्र के आसपास ही ज़्यादा वो अपना समय बिताया था, जिसके कारण बाहर के नगरों के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ। तो उसने पाटलिपुत्र के बारे में अपना जो बुक लिखा है वो पाटलिपुत्र का को मेन बिंदु में रखकर कहानी को लिखा गया है, ठीक है, लिखा है, जिसके कारण उसे ज़्यादा जानकारी नहीं था। क्योंकि जैसे अकाल नहीं पड़ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ख्याल में ऐसा जानकारी हमें मिलता है अलग स्रोतों से कि अकाल पड़ा था। क्योंकि जब हीनयान क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में क्या बौद्ध धर्म में जब हीनयान और महायान का बंटवारा होता है, ठीक है, तो उसका भी हमें उल्लेख इसमें अशोक के काल में देखने को मिलता है। तो उसमें बताया जाता है अकाल पड़ता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये सब अपने दिमाग में ठूंस लीजिए। दास प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब प्रचलन में नहीं था, ऐसा कौन कहता है? मेगास्थनीज बोलता है। आगे बात करते हैं मौर्य की उत्पत्ति। यहाँ से लगभग में आज तक हमने देखा है हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस, पीसीएस और वनडे एग्जाम, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को आमतौर पर मिल जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? उत्पत्ति में, मौर्य की उत्पत्ति से संबंधित, इनकी उत्पत्ति में विभिन्न मत हैं, अर्थात मौर्य किस जात के थे, ऐसा और किस वंश से थे, उनका राज्य क्षेत्र क्या था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, या ये कहें कि अलग अलग कृतियों में अलग अलग बातें लिखी या जानकारी हमें मिलती हैं। जैसे पुराण, मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस में या क्वेश्चन इस प्रकार से था कि किस पुस्तक में मौर्य को वृषण कहा गया? क्या? वृषण, आप यहाँ नीचे देखिए, वृषण का मतलब होता है शूद्र, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया है कि किस पुस्तक में मौर्य को वृषण कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। वैसे तो सभी में, पुराण में, मुद्रा राक्षस में, कथा सरित सागर में और बृहद कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। इतनी पुस्तकें हैं, इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो उसमें पूछेगा कौन कौन सी, मान लीजिए अगर बहुविकल्पीय ज़्यादा, जैसे पीसीएस ऊसीएस में, तो 3 पुस्तकों को नाम दे देगा, चौथा पुस्तक नहीं, दूसरा दे देगा। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर जाएंगे। पूछेगा कौन इसमें किन किन पुस्तकों में शूद्र माना गया है। तो 3, जैसे पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर दे दिया, चौथा ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से महावंश और महापरिनिर्वाण सूक्त में इनको क्षत्रिय माना गया है। अर्थात जो बौद्ध साहित्य इंगित करते हैं क्षत्रियों की ओर को, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय पिपली वन, जब चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु हुई, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए, तो उस समय उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। उसमें 8 भागों में से उनको 8 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। उनमें से एक स्थान था पिपली वन के मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। ऐसा उल्लेख मिलता है कहाँ? वहाँ महावंश में। कहाँ? महावंश में ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। और महापरिनिर्वाण सूक्त ये संबंधित है। महापरिनिर्वाण सूक्त किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक,
उस त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है उसका भाग है महापरिनिर्वाण सुत्त, ठीक है, इसमें क्षत्रिय माना गया है। और यूनानी जो यात्री है एक जस्टिन, वो क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य को साधारण कुल का कहता है। और इसी प्रकार से जो जैन धर्म है वो भी इशारा करता है या इंगित करता है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, साधारण कुल के ही थे। अब आगे बात करते हैं साधारण कुल और निम्न कुल। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा हम कहानी भी थोड़ा सा आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और इनके बारे में, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, ये कहानी आप जान लीजिए, थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। तो हम पहले इसके क्षेत्र को देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र को। तो मौर्य देख लीजिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है पूरा, ये सब पूरा मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र है। मानचित्र में ये आप सबको दिख रहा है, ये पूरा ये मौर्य साम्राज्य का है। देख लीजिए इधर बलूचिस्तान, कंधार, ठीक है, कंधार और पटाला, अलेक्जेंड्रिया, ये सब जो है क्या है, उस समय किसके शासन में थे, मौर्य साम्राज्य के शासन के अंतर्गत यहाँ पे शासन होता था। इतना बड़ा भाग था। अर्थात ये कह लें कि प्रथम सुनियोजित प्रशासन अगर देखा जाए किस काल में हमें देखने को मिलता है तो वो मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। इतना बड़ा भूभाग फिर कभी हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम अटक से कटक तक इसका राज्य क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य का, किसका, मौर्य साम्राज्य का। अटक से कटक, अटक से लेके कटक तक, यहाँ इधर कटक पड़ता है, यहाँ तक इसका राज्य क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य का। अब आगे थोड़ा सा, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कहानियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में ऐसा कहा जाता है, चाणक्य से शुरुआत होती है। इनका चाणक्य मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री पूछता है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था, तो चाणक्य था। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य ऐसा लिखता है अर्थशास्त्र में कि जब चाणक्य कौन था, चाणक्य उस समय तक्षशिला का क्या था, अध्यक्ष था, तक्षशिला का अध्यक्ष था, विभागीय अध्यक्ष था। तो उसके अनुसार जब उसे ऐसा लगा विदेशी, जो ये थोड़ा सा हम नक्शा में अभी देखे थे, इधर इधर ये जो बात किए हैं, ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये सब भाग जो है ये सेलुकस निकेटस के भाग में, यानी कि सेलुकस निकेटस जो गवर्नर था किसका, सिकंदर का, उसके भाग क्षेत्र में आता था। अब आगे बात करते हैं, तो ये सब आप समझ लीजिए। तो यही से कहानी स्टार्ट होती है, जो इधर सेलुकस निकेटस का क्षेत्र है। तो इसके पहले जो ये राज्य क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे कौन शासन कर रहा था, नंद वंश का महापदम नंद शासन कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला के अध्यक्ष थे। उनको ऐसा एहसास हुआ, तक्षशिला इसी यानी कि पाकिस्तान साइड में पड़ता है, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि विदेशी आक्रमण होने वाले हैं। तो वहाँ से दौड़ा होके आए ये महापदम नंद यानी कि पाटिल पुत्र, यहाँ पे इनको बताते हैं कि विदेशी आक्रमण होने वाले हैं, अपने सैनिकों को और साम्राज्य को अच्छे से चुस्त और दुरुस्त कर लिया जाए। तो लेकिन जो महापदम नंद था उस समय वहाँ का राजा, वो उनका बेइज्जती भी करता है चाणक्य का, और अपने राज्य दरबार से धक्का मार के बाहर फेंकवा देता है, किसे, चाणक्य को। तो उसी दिन चाणक्य कसम खाता है कि हम इस नंद वंश का नाश करके ही रहेंगे। वहाँ से जब निकलते हैं तो उनको रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य नामक का बालक एक खेलते हुए दिखता है। वहाँ पशु चराने गया था और खेल रहा था, नाटक खेल रहा था अपने आसपास बच्चों के साथ। उस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जो है पेड़ से छुपकर देख रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे से न्याय करता है। तो देखता है कि इसके अंदर तो बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। उसके पास जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है, और उसके पास जाकर उसके बाद उसके माता से मिलता है। उसके माता से वो चंद्रगुप्त मौर्य को मांगता है चाणक्य
मांगने के बाद उसे तक्षशिला लेके जाता है। वहाँ पे उसे कौन सा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान ये सब देता है। उसके बाद वहाँ से लेकर आता है। एक कहानी और है इसके साथ में, किस प्रकार से वो पूरे इस साम्राज्य की कैसे स्थापना करता है। तो एक कहानी ये है कि एक दिन चाणक्य नगर में खाना खाने के बाद विचरण कर रहा था। तो उसे एक कुटी के पास में ऐसा आवाज सुनाई देता है कि बात चल रही थी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो उसकी एक माँ थी जो अपने बालक को ये समझा रही थी कि तुम ये उदाहरण देके कैसे उपमा, या कह लें उपमा दे रही थी, कह रही थी कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही गलती कर रहे हो, जो डायरेक्ट बीच में ही आक्रमण खाने जा रहे हो किसी उस खाने को। तो वो चाणक्य समझ जाता है ये तो हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आक्रमण बनाने की योजना कर रहा था किस पे, डायरेक्ट आप पाटलिपुत्र पे। समझ गया। तो क्या करता है ये सब, सर्वप्रथम अपना सेना बनाता है और किस क्षेत्र में, तक्षशिला वाले क्षेत्र में, गांधार और बलूचिस्तान क्षेत्र को सर्वप्रथम वो आज़ाद करता है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और वहाँ पे 6 लगभग में बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करता है। उसके सेना में बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में बहुत सारे जात के लोग भर्ती होते हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक विभाग में, जिसके कारण बहुत बड़ी सेना स्थापित कर लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और कितने, लगभग में 4 से 5 लाख सेना जब इकट्ठा हो जाती है उसकी, तो एक उसे लेके किस पे, महापद्मनंद के ऊपर आक्रमण करता है और इसके साम्राज्य को मिटा के मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इसका जो मंत्री होता है, कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम मंत्री जो होता है चाणक्य होता है। अब बात कर लेते हैं जस्टिन, जो विदेशी हमारे साक्ष्य यानी कि प्राप्त हैं। तो उसमें एक जस्टिन नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जानकारी देता है किसका, मौर्य साम्राज्य का। तो ये कहता है, इसकी 2 बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसने बताया है। कहता है ये सबसे पहले जस्टिन ही बोलता है, अपने ग्रंथ में लिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया है। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सेंड्रोकोटस नामक का एक सबसे सर्वशक्तिशाली राजा था। तो वो सेंड्रोकोटस जो शब्द है, ये सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उपयोग किया था। ठीक है, किसने, जस्टिन ने। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। या ऐसे पूछेगा जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। और दूसरा ये इंगित करता है, जस्टिन और प्लूटार्क दोनों ऐसा इंगित करते हैं, ये 2 ऐसे नाम हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। और मेगास्थनीज, ये 3 नाम ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो खो गया था, यानी कि खराब हो गया। तो उसके जो भाग थे जस्टिन और प्लूटार्क के ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। तो उनमें दोनों में ये बात लिखी गई है क्या, कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना की सहायता से जम्मू द्वीप को ही रौंद डाला, पूरे जम्मू द्वीप को ही रौंद डाला। अर्थात पूरे दक्षिण भारत वही सिर्फ छोड़ के, कौन, चोल चेर पांड्य, ये सब 4-5 राज्य छोड़ के बाकी सबको रौंद डाला। और सिंगली यानी कि श्रीलंका और सब कुछ जीत लिया। इससे यह हमें इंगित होता है कि नौसेना भी उस समय थोड़ा बहुत स्थापित कर लिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये 2 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ जम्बू द्वीप को रौंदा है। तो ऐसा क्वेश्चन बना के ऐसा दिया है कि किसने, सिर्फ ऐसा यहाँ पे आगे लगाया, किसने 6 लाख की सेना की सहायता से जम्बू द्वीप को रौंद डाला, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला। अब आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त जो था सर्वप्रथम क्या करता है, वो मगध को जीतने के लिए सर्वप्रथम पंजाब और सिंध
को सेल्यूकस के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर से पंजाब और सिंध को मुक्त कराता है। तो वही कहानी हम जो पीछे बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह तुम गलती कर रहे हो, तो वहाँ जो वो माता थी उसका जो लड़का था वो क्या कर रहा था, बीच से एक खिचड़ी उसे दी थी खाने के लिए, तो वो लड़का बीच से, और गर्म खिचड़ी थी तो वो बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था, तो वो बार बार जल जा रहा था। तो वही वो उपमा दे रही थी कि तुम ये जो खिचड़ी है वो किनारे से खाओ, क्योंकि किनारे से खाओगे तो वो ठंडा रहेगा। तो वही बात चाणक्य समझ जाता है, और चाणक्य सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर किधर निकल जाता है, पंजाब और सिंध के प्रांत में। और सिंध, यहाँ का कौन गवर्नर होता था, सेल्यूकस जो निकेटस था। और सेल्यूकस निकेटस कौन था, ये सेनापति था सिकंदर का, ठीक है। सेल्यूकस निकेटस सिकंदर का सेनापति था। यही क्या कर, इनके ही गवर्नर थे सिंध और प्रांत पंजाब में। इनको हराता है सर्वप्रथम, ठीक है। सिंध और पंजाब को मुक्त कराता है, और अपनी सेना में विभिन्न जातियों को भर्ती करवाता है, बहुत सारे जनजातियों को। ऐसा बहुत सारा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वहाँ से सेना लेकर चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण करता है। जिसका कौन शासन कर रहा था मगध पर, महापद्म नंद वंश का, ठीक है। वहाँ के अंतिम शासक महापद्म नंद को हराता है, ऐसा मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा जानकारी हमें कहाँ मिलता है कि अंतिम शासक, मगध के अंतिम शासक महापद्म नंद को हराया। तो ऐसी जानकारी हमें मिलिंद पन्हों में मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। मिलिंद पन्हों में लिखा गया है, ये साक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आर ओ में। अब आगे बात करते हैं, कुछ और इतिहासकार हैं। कह रहा है एपियानस नामक इतिहासकार बताता है कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच जो संधि हुई, तथा यानी कि एपियास नामक एक इतिहासकार है, वो अपने ग्रंथों में लिखता है कि एक बार क्या होता है 305 ईसा पूर्व में, कब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच एक युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। तो जीतने के बाद क्या होता है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो जाती है। तो संधि में क्या करता है, सेल्यूकस ने एरियाना का क्षेत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सा क्षेत्र दिया था, तो एरियाना का क्षेत्र दिया था। एरियाना क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए अभी हम दक्षिण भारत का क्षेत्र कह लें, तो उसी प्रकार से एरियाना यानी गंधार, बलूचिस्तान, अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखे हैं थोड़ा सा, ये जंड्रोसिया जैसे बलूचिस्तान में। तो एरियाना के अंतर्गत क्या क्या आता था, अरकोसिया, जिसे आधुनिक में गंधार कहते हैं, उस समय अरकोसिया कहते थे, क्योंकि उस साइड में ब्राह्मी और अरमाइक लिपि का प्रयोग होता था। तो अरमाइक भाषा में अरकोसिया शब्द का अर्थ है गांधार, ठीक है। काबुल में और काबुल, ठीक है, काबुल को काबुल कहा जाता था, और जेंड्रोसिया को क्या कहा जाता था, आधुनिक में जो बलूचिस्तान है उसे अरमाइक भाषा में क्या कहा जाता था, जेंड्रोसिया कहा जाता था, ठीक है। तो एपियानस जो है जेंड्रोसिया नामक शब्द से बलूचिस्तान को दर्शाता है। और ठीक है, तो इतना राज्य क्षेत्र वो देता है किसे, जो संधि हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटस के बारे, संधि के चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत इतने क्षेत्र इनको मिलता है। कौन कौन, अरकोसिया, काबुल और जेंड्रोसिया। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसे दिमाग में दोस्तों छाप लो और अपने कॉपी में भी उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और अपने राजदूत, जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज, उसे मौर्य दरबार में नियुक्त करता है, क्या, विदेशी राजदूत के रूप में नियुक्त करता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या, बहुत बार पूछा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी हमें मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसी में लिखा गया है कि पुष्यगुप्त जो, यानी कि ये
उस राजवंश से मतलब जैसे जो प्रांत होते थे, ऐसा राजत्व का सिद्धांत था कि मौर्य साम्राज्य का जो राजत्व का सिद्धांत था, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और ऐसे बहुत सारे भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में विभक्त किया गया था, जिनमें हम ये कह लें कि एक प्रांत था जिसका प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त था। ये का एक गुप्त सामंत था, ठीक है। गुप्त सामंत आगे चल के यही गुप्त काल का निर्माण करते हैं, अर्थात गुप्त साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो यही एक गवर्नर है पुष्यगुप्त, ठीक है। ये मौर्य काल में एक गवर्नर था। तो ऐसा जो हम भी बता रहे थे पीछे कि गवर्नर जो नियुक्त किए जाते थे वो राजशाही वंश के ही गवर्नर नियुक्त किए जाते थे प्रांतों में। लेकिन कहीं कहीं ऐसा अपवाद भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पुष्यगुप्त है ये गवर्नर कहाँ पे, रुद्रदामन यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में देखने को हमें ऐसा मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि ये इसका कार्य क्या था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का कार्य था। ऐसा हमें कहाँ मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन की दीक्षा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को अपनाए थे, लेकिन अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसा भ्राभु जो अभिलेख है उसमें जानकारी हमें मिलती है। तो भद्रबाहु जो था ये क्या था, भद्रबाहु ये जैन धर्म को यानी कि इसका गुरु था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु। ब्यास नदी के किनारे 305 ईस्वी में, वही जो भी बताए थे, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। ब्यास नदी के किनारे, एक क्वेश्चन भी पूछता नदी किस नदी के किनारे दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो ब्यास नदी के किनारे। इसे कॉपी में भी उतारो और दिमाग में भी छापो। अब आगे बात करते हैं, बिंदुसार, क्या अगला है बिंदुसार। इनका जो कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। अमित्रघात, बात करते हैं अमित्रघात। इसे बिंदुसार को क्या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, या उपाधि लिया था। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। जैन ग्रंथ, क्या जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है, और बौद्ध साहित्य के मंजूश्री का मूल कल्प, ठीक है, में चाणक्य को बिंदुसार का मंत्री बताया गया है। कहाँ चाणक्य को बिंदुसार का मंत्री बताया गया है, ऐसा स्रोत कहाँ से मिलता है, जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन और बौद्ध साहित्य के मंजूश्री से ऐसा हमें जानकारी देखने को मिलता है। तो इससे हम एक आशय और लगा सकते हैं कि जो ये जानकारी हमें मिल रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है जैन ग्रंथ से ही, और जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन और बौद्ध साहित्य के मंजूश्री से देखने को मिलता है। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा बिंदुसार के समय भी भारत का पश्चिमी यूनानियों से संबंध जो था मैत्रीपूर्ण रहा, क्योंकि पीछे हम बात किए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसने क्या किया, एक संधि किया जब सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में विजयी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, तो संधि हुआ। उस संधि के तहत उसने एरियाना नामक प्रांत क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। उसके साथ में अपने बेटी का, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हेलिना था, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता था। तो दो प्रकार से वैवाहिक रूप से भी उसने संबंध यानी कि अपने राज्य क्षेत्र को मजबूत किया, और दूसरा शक्ति यानी कि सैन्य शक्ति के रूप में भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक उभरता सितारा के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करता है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी वो आए थे, क्या, राजदूत आए थे। कौन कौन, बात कर लेते हैं। ये बिंदुसार के हैं, दो विदेशी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। एक आया था सीरिया से, दूसरा आया था मिस्र से। तो सीरिया से कौन आया था, मिस्र से कौन आया था, एक एक करके देख लेते हैं। तो सीरिया से जो आया था वो स्ट्रैबो था, और जो मिस्र से आया था वो प्लिनी था। कौन,
सीरिया से जो आया था स्ट्रेबो था, और जो मिस्र से आया था वो प्लिनी था। एक क्वेश्चन पूछता है प्लिनी कहाँ का निवासी था, तो मिस्र का। स्ट्रेबो कहाँ का निवासी था, सीरिया से। तो ये लिखता है क्या, इसके अनुसार सीरिया का जो राजा था एंटियोकस, एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और जो मिस्र का राजा है उसके बारे में प्लिनी लिखता है। प्लिनी मतलब से के अनुसार जानकारी मिलती है, मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय जो था उसने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था किसके दरबार में, बिंदुसार के। और आगे जानकारी अभी हम देखते हैं एक एक करके। तो बिंदुसार ने बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांग की थी। 3 वस्तुओं को मांग किया था। जब यहाँ पे आया था तो उसने कहा कि हमारा एक संदेश है अपने राजा के पास जाना, बताना कि हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, कृपया वो प्रदान करे। तो उनमें से क्या क्या मांग किया था, शराब, मीठा अंजीरा और दार्शनिक। तो जो एंटियोकस था उसने क्या कहा कि हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एंटियोकस ने क्या भेजने से मना किया था, तो दार्शनिक। तो उसके पीछे कारण था क्यों मना किया था, क्योंकि कोई शत्रुता नहीं थी। क्यों, उसका कारण ये था क्योंकि एंटियोकस जो था कहाँ का था, राजा था तो सीरिया का राजा था। तो सीरिया में उस समय ऐसा नियम था, क्या नियम था, वहाँ नागरिकता संबंधी नियम था, अर्थात नागरिकता को अधिक स्वतंत्रता, अर्थात वहाँ पे दासवास नहीं बनाया जाता था। तो इसलिए उसने भेजने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ नागरिकता जैसे अवधारणाएं हैं और नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी रहें, ठीक है। उनके राज्य में यानी एंटियोकस के राज्य में ऐसी नागरिकता को शक्ति प्राप्त थी। तो इसी कारण से उसने अपना दार्शनिक भेजने से मना कर दिया बिंदुसार को। लेकिन शराब और मीठा अंजीरा जो है उसे भेजता है, किसे, बिंदुसार को, एंटियोकस। इसी प्रकार से आगे से बिंदुसार के बाद हम अशोक को देखते हैं, आगे लेक्चर में पढ़ेंगे ये। अशोक भी 5 राज्यों, अपने शिलालेख के माध्यम से 5 विदेशी राज्यों और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में वर्णन देखने को हमें मिलता है। और विदेशी राज्यों से हमें ये जब उल्लेख है तो हमें यह भी पता चलता है कि जो विदेशी व्यापार था, विदेशी नीति जो थी उस समय हमारे यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप की विदेशी नीति और सैनिक शक्ति, ये सब काफ़ी सर्वोत्कृष्ट के, दार्शनिक सर्वोत्कृष्ट के हुआ करते थे। इसी के साथ दोस्तों हम आगे इस अगले वाले लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे शिलालेख के बारे में। और अगला महत्वपूर्ण भी लेक्चर हो, वो भी एग्जाम के व्यू की दृष्टि से है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगला वाला वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार।